Good morning to all my medical aspirants. How's you? I hope you all are good. I wasn't feeling good, that's why I couldn't record yesterday. Sometime it happens. Okay. So let's start with periodic trends and chemical reactivity. अभी तक जैसे देखिए बेटा हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू की थी जिसमें हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया था, इसके सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स के आपके एनालिमस प्रॉपर्टीज़ को देखा था और साथ ही साथ आपके ऑक्सीडेशन स्टेट को मतलब पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और उसको क्या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपके पूरे 5 पॉइंट्स थे, एटमिक रेडियस, ये आयनिक रेडियई एंड देन आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और उसका एक बहुत सुंदर सा एक चार्ट था जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसको रिलेट करके ध्यान में रख सकते हैं, है ना, टू रिमेंबर इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। अब जैसा कि देखो हमें देखने को मिलता है पीरियोडिक ट्रेंड्स एक सर्टेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे कि आपकी एटमिक, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड वैलेंस। तो आपको जैसे कि क्या पता है वी नो बाय नाउ दैट द पीरियोडिसिटी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अभी तक हमें क्या इससे समझ में आया बेटा कि जो आपकी पीरियोडिसिटी होती है वो किससे रिलेटेड है, टू आर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। डैट मीन्स कि जितने भी हमारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये क्या है, हमारी मैनिफेस्टेशन है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स की। एंड इससे हम क्या कर सकते हैं और रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं बिटवीन दीज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स विद देयर केमिकल रिएक्टिविटी। तो जैसे कि एटमिक एंड आयनिक रेडियाई जैसे कि हम जानते हैं जनरली क्या होती है अलॉन्ग द पीरियड ये हमारी क्या करती है डिक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कॉन्सिक्वेंस में क्या देखने को मिलेगा, तो हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या करती है जनरली इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या हो जाती है वो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है अक्रॉस द पीरियड। दूसरे अगर शब्द में बात करें बेटा तो जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है अगर एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट होंगी, क्या हो गया आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट है पीरियड में और जो कि लीस्ट होगी, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी एलिमेंट की एक्सट्रीम राइट में वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नेगेटिव होगी। वो क्या होगी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी। अब देखो इससे क्वेश्चंस बनते हैं अगर आप PYQs बेटा सॉल्व करते हो जो मैं लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ तो आप वहाँ से इसको सॉल्व करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपके केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के दिए हुए हैं PYQs, आप उस तरीके से उसको बना सकते हो। तो जैसे कि आपके यहाँ पे एक नोट करके एक पॉइंट दिया हुआ है, जो नोबल गैसेज होते हैं इनके पास कंप्लीटली फिल्ड सेल्स होते हैं रेदर देन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज वैल्यू। एंड इनके रिजल्ट में क्या देखने को, तो हाई केमिकल रिएक्टिविटी होती है आपकी कब, दो एक्सट्रीम्स पे एंड लोवेस्ट इन द सेंटर में होती है। मतलब मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी आपको कब देखने को मिलेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट में अमंग एल्कली मेटल्स। तो यहाँ से हम क्या करते हैं आपके रिएक्टिविटी को बता पाते हैं कि फ्रॉम वेयर द रिएक्टिविटी इज एक्सट्रीम एट इट्स एक्सट्रीम। तो आपके यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ईजिली वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और फॉर्मेशन कर लेते हैं किसी भी केटाइन का। और एक्सट्रीम राइट पे भी होती है जिसमें हमारे अमंग हेलोजेंस आते हैं जिसमें हमारी क्या होती है ईजिली वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और एक अनायन को बना लेते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम रिलेट कर सकते हैं रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स को रिड्यूसिंग बिहेवियर्स देखेंगे एंड आपके हेलोजेंस को क्या देखेंगे बेटा, आपके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर्स। एंड एलिमेंट्स ऐसे ही आप आगे भी पढ़ोगे। सो हाउएवर तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं ना जो हमारे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं एलिमेंट्स के क्या होते हैं वो रिलेटेड होते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो अगर किसी भी एलिमेंट की होगी जो कि क्या होती है हाईएस्ट होती है एक्सट्रीमली लेफ्ट डिक्रीजेज, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होती है इंक्रीज करती है वाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस दी पीरियड, है ना। और केमिकल रिएक्टिविटी आपकी किसी भी एलिमेंट को हम कैसे देख सकते हैं, तो जो भी रिएक्शन उसके ऑक्सीजन एंड हेलोजेंस के बीच में दिखाए जा रहे हो। तो हम यहाँ पे चलिए कंसिडर करते हैं एक रिएक्शन हो रही है एलिमेंट्स की ऑक्सीजन के साथ सिर्फ। तो एलिमेंट जो है हमारे टू एक्सट्रीम पीरियड्स के हैं जो कि ईजिली कंबाइन कर ले रहे हैं ऑक्सीजन से और क्या बना ले रहे हैं ऑक्साइड। जैसे एक नॉर्मल ऑक्साइड जो बनेगी एक्सट्रीम लेफ्ट में तो मोस्ट बेसिक मतलब Na2O मतलब जो आपके मेटल्स है वो क्या कर रहे हैं बहुत ही एक्सट्रीम बेसिक बना रहे हैं। वेयर एज अगर आप देखें तो जो आपके एक्सट्रीम राइट में बन रही है वो हमारी मोस्ट एसिडिक जैसे कि Cl2O7। और जो ऑक्साइड्स होते हैं आपके एलिमेंट में जो सेंटर में होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक जैसे कि Al2O3 AS2O3। और न्यूट्रल जो होते हैं आपके
कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रस मोनोऑक्साइड एंड N2O। तो एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड्स होते हैं इनके पास एसिडिक और मतलब बिहेव एज एसिडिक, जब वो बेस के साथ अगर जाएंगे तो वो क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को शो करते हैं। बट जब वो क्या करेंगे, अगर एसिड के मीडियम में प्रेजेंट है तो वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, एज अ बेसिक। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। जैसे 3 तरह के अपने वर्ड सुने होंगे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट होते हैं ना, बस उसी तरीके से हमारे एसिड, बेस एंड एम्फोटेरिक है। और इसके साथ देखिए अगर न्यूट्रल ऑक्साइड से होते हैं तो वहाँ पे कोई भी ना तो वो एसिडिक और ना ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो एम्फोटेरिक का आपके लैब्स में बहुत इस्तेमाल होता है, दे आर यूज्ड इन द लैब, इट्स लाइक अ इम्पॉर्टेंट केमिकल बेस्ड फार्मूला। अब प्रॉब्लम्स एक दिया है यहाँ पे, तो देखो एक केमिकल रिएक्शन वाटर, हाँ शो बाय अ केमिकल रिएक्शन विथ वाटर डेट Na2O इज अ बेसिक ऑक्साइड एंड Cl2O7 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। मतलब इसको प्रूव करना है। वैसे ये नीट में तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके नहीं ही आते हैं, बट देख लेते हैं। जैसे Na2 विथ वाटर फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या करेगी, NaOH को बना लेगी, एंड Cl2 और एक स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारी क्या है, इस क्या कहते हैं, एक बेसिक है एंड एक एसिडिक है, तभी तो वो बना रही है ना। एंड ये हम लिटमस पेपर पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो रेड कलर अगर अपेयर होता है तो क्या होता है, एसिड होता है या बेस होता है, और ब्लू कलर जब अपेयर होती है लिटमस पेपर पे तो कौन सा कलर होती है। सो गो चेक इट आउट। अब देखो, अब जब हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें जो हमारे 3D सीरीज है, तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, चेंज होती है एटमिक रेडियाई में, जो कि बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स अक्रॉस दी पीरियड। और ये जो चेंज होती है हमारी एटमिक रेडिया में, वो स्टिल क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा कम होती है अमंग हमारे इंटर ट्रांजिशन मेटल्स, मतलब 4F सीरीज़ में भी। और जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है, ये हमारी क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है, किसके बीच में, S एंड P ब्लॉक्स के बीच में ही लाई करती है। और एज अ कॉन्सिक्वेंस हम क्या देखते हैं, तो ये दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड मेटल्स। मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड मेटल्स, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जो आपके D और F ब्लॉक है वो भी क्या है, आपके मेटल्स ही है ना, दे आर नॉट अ नॉन मेटल। अब देखो एक अगर एक ग्रुप की बात करूँ तो हमारे क्या होती है, इंक्रीज होती है एटमिक और आयनिक रेडियाई। इंक्रीज जैसे इंक्रीज होती है उसकी एटमिक नंबर, तो जनरली इसका रिजल्ट हम क्या देखते हैं, तो ग्रेजुअली हमारा डिक्रीज हो जाता है किसका, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड रेगुलर डिक्रीज होती है। एक्सेप्शन है बस हमारे थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट में, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया था, है ना उस एक्सेप्शन को। और हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इस केस में हमारे मेन ग्रुप के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, जो आपके मेटेलिक कैरेक्टर होंगे वो इंक्रीज करेंगी डाउन द ग्रुप, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और ये ट्रेंड जो होता है हमारे रिलेटेड होता है किसके द्वारा, तो रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जो कि आप बाद में इसको पढ़ोगे, रिडक्शन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ग्रुप और पीरियड में कैसे अलॉन्ग करता है। और इस केस में हमारे क्या होता है, जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं एक रिवर्स ट्रेंड भी देखने को हमें मिलता है, और ये हम एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ एटमिक साइज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आई होप आप लोगों को ये वाली पार्ट, बेटा ये जो पूरा लिखा है ना, दिस इज ऑल इट, ये है, लेट मी शो यू, आई हैड टॉट यू, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया, हाँ दिस वन ग्राफ, बस यही एक ग्राफ है जिसके बारे में ये पूरा आपकी, बस यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे नॉन मेटल है, एक मेटलिक। तो अगर बेटा आप पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ते हो, ठीक है, अगर इसके डायग्राम वाइज भी जाते हो ना, तो इनफ होती है आपकी रिवीजन के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सच बता रही हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लोगे लेकिन आप बार बार भूल जाओगे। पीरियोडिक टेबल अच्छे से रिवाइज कर लो, इसके डायग्राम्स देख लो, NCERT के एग्जाम में यही बेस्ड आपके क्वेश्चन ही होते हैं। क्वेश्चंस आपके डायग्राम बेस्ड बहुत ज़्यादा रहते हैं। इवन फिजिकल में भी मैं बता रही हूँ, जैसे कि आपके कुछ डेटाज जो मेंशन होते हैं ना, उस डेटा से डायरेक्ट क्वेश्चंस आती हैं। सो गो थ्रू दिस, ये डायग्राम बेटा कभी नहीं भूलना। इतना याद रखना कि एटमिक रेडियस के सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। ओके हाँ, बस एक मेटालिक कैरेक्टर को छोड़ करके, ओके मेटालिक कैरेक्टर होते हैं। मैं आज ही केमिकल बॉन्डिंग भी शुरू करने वाली हूँ, सो अभी इसको यहीं एंड करते हैं, मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ओके, good morning to all my medical aspirants. Okay, so today we are going to start our next unit, chemical bonding and molecular structure को start करते हैं। Okay,
अब देखो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। अब ये केमिकल बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है। सो जितने भी अभी तक हमने एलिमेंट्स आपके देखे पीरियोडिक टेबल में, सो उनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, कैसे वो बनते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, अबाउट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस। सो फर्स्ट start with this quote. Scientists are constantly discovering new compounds, of course, orderly arranging the facts about them, trying to explain with the existing knowledge, organizing to modify the earlier views or evolve theories for explaining the newly observed facts. That's ट्रू। जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, आपके जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर, ऐसा नहीं है कि आप ये सब कुछ यहीं पढ़ लोगे, नो ऑफ कोर्स नॉट, यू आर जस्ट गोइंग टू रीड अ बेसिक। आपको सिर्फ यहाँ पे बेटा बेसिक्स दी जाती है। बेसिक्स के बाद आपके हायर स्टडीज़ में फिर आती है और भी चीज़ें जो अभी भी रिसर्च में चल रही है एंड स्टिल येट टू बी गिवन, जो अभी तक नहीं आया है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी चैप्टर। देखो अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ जाओगे। तो कोसेल्स एंड लेविस अप्रोच केमिकल बॉन्डिंग में ये क्या होते हैं, अगर जिसने भी पढ़ लिया होगा, अगर आप इसको देख रहे होगे तो आपको याद आ रहा होगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, बस थोड़ा थोड़ा मतलब लाइक रिवाइज नहीं है, मतलब सब कॉन्शियस माइंड में बेसिकली आपके ये प्रेजेंट होते हैं। एक्सप्लेन करना ऑक्टेट रूल एंड उसके लिमिटेशंस को, ड्रॉ करना लेविस स्ट्रक्चर एक सिंपल मॉलिक्यूल्स के, फिर आपके फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, फिर वेस्पर थ्योरी को डिस्क्राइब करना एंड ज्योमेट्री, किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री को पहचान लेना, मतलब आप देख के बताओ कि ये कौन से शेप का है, टेट्राहेड्रल है, पिरामिडल है, विच शेप इज दिस, तो आप उसको देख करके, लीनियर है, आप देख करके पहचान जाओगे। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड अप्रोच को, जैसे कैसे हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है, फिर आपके डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ना, मतलब कि आपके डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, जो किस डायरेक्शन में बॉन्ड बनती है, फिर एक्सप्लेन करना आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हमारे एस, पी एंड डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम शेप्स को ड्रॉ करते हैं, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करना एंड एक्सप्लेन करना आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को। आई थिंक बस इतना ही था इसमें। हाँ, तो अब देखो जो जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसको ये सारी चीज़ें याद आ रही होंगी, और ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा, अगर जिसको नहीं भी आ रही होगी तो इट डजंट मीन कि आपने नहीं पढ़ा होगा, बेटा पढ़ा होगा, रिवीजन नहीं हुई होगी, दैट्स इट। मैं तो इतना ही मानती हूँ कि पढ़ते हम सब कुछ है, बट इट्स द थिंग कि याद नहीं रहती है बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज आई ऑल्सो फेस द सेम थिंग। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक मैटर, ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैटर किस चीज़ से बने होते हैं, मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एक नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आपके लाइक कोई भी अदर एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट एटम इन नेचर एक्सेप्ट नोबल गैसेस, मतलब आपके नेचर में कोई भी जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस को छोड़ के। सो हाउएवर अगर एक बात करूँ तो जो आपके ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं ये फाउंड मतलब आपके नेचर में जो आपके पाए जाते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, मतलब एज वन स्पीसीज, जिनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि इस ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब कि एक साथ ये क्या होता है, एग्रीगेट फॉर्म में, दे एग्जिस्ट इन एग्रीगेट फॉर्म इन ग्रुप्स, तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियसली यहाँ से हमें और पता चलेगा। तो फिर ऑफकोर्स जब अगर एक साथ क्या हो रहे हैं, होल्ड करके रह रहे हैं, मतलब ये एटम्स एक दूसरे को होल्ड करके बना करके मॉलिक्यूल्स रहते हैं, सो दैट मस्ट बी देयर मस्ट बी सम व्हाट अट्रैक्टिव फोर्स देयर, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स तो है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स क्या करती है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एटम्स, आयंस को अट्रैक्ट करके रखती है एक डिफरेंट केमिकल स्पीसीज में, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो सिंस हमारे फॉर्मेशन केमिकल कंपाउंड्स का कैसे होता है, तो ये एक रिजल्ट है हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स का, वेरियस एलिमेंट्स का, डिफरेंट वेज में ये होते हैं, और इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी अराइज हुए हैं, जैसे कि क्या, वाई डू एटम्स कंबाइन, क्यों एटम्स कंबाइन ही करके रहते हैं, वाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, क्यों कुछ ही कॉम्बिनेशंस आपके पॉसिबल होते हैं, इसका भी आप एक्सप्लेनेशन दे पाओगे। वाई डू सम एटम्स कंबाइन वाइल सर्टेन अदर्स डू नॉट, ऐसा क्यों होता है कि कुछ एटम्स जो होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं बट फ्यू आर इन फ्री फॉर्म, मतलब कुछ एटम्स जो होते हैं आपके फ्रीली रहते हैं। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, वाई डू मॉलिक्यूल्स पोजेस डिफरेंट शेप्स, आपके मॉलिक्यूल्स के क्यों क्या होते हैं, डिफरेंट अलग अलग शेप्स होते हैं। टू आंसर सच क्वेश्चंस डिफरेंट थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट हैव बीन पुट फॉरवर्ड, तो इस क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपके पास अलग अलग थ्योरीज चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, जिससे आपके इस सारे क्वेश्चंस को क्लैरिटी मिलेगी।
So these are Coastal-Lewis approach, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्पर थ्योरी, टैट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ऐसे ही हमारी इवोल्यूशन हुई वेरियस थ्योरीज ऑफ वैलेंस, और साथ ही साथ इंटरप्रिटेशन हुई हमारे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की, जो कि एक दूसरे से क्या थे, काफ़ी क्लोजली रिलेटेड थे, और इसकी डेवलपमेंट हुई ताकि हम समझ पाए किस चीज़ को, एक एटम के स्ट्रक्चर को, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स को, और साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल को। तो अगर मैं बात करूँ बेटा, तो जितने भी सिस्टम होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, और बॉन्डिंग जो होती है एक नेचर्स का एक तरीका है जिससे हमारी क्या होती है, एनर्जी को हम लोअर कर देती है किसी भी सिस्टम में, ताकि उसे क्या मिल जाए, स्टेबिलिटी अटेन हो जाए। तो इस तरीके से आपका ये बेटा वर्क करता है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ऑल क्लियर? आई थिंक इट विल। नाउ स्टार्ट विथ कोसल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। अब हम क्या शुरू करते हैं, कोसल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। तो जैसे कि इसको एक्सप्लेन करना है, हमारे जो भी फॉर्मेशन होते हैं किसी केमिकल बॉन्ड के इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे, या फिर इसमें हमारे नंबर ऑफ एटम्स इसमें किए गए हैं, जिसमें हमारे क्या होते हैं, इट वाज ओनली इन 1916 व्हेन कोसल एंड लेविस सक्सीडेड इंडिपेंडेंटली इन गिविंग अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। तो बहुत सारे इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये पहली थ्योरी दी गई, देयर आर लॉट और ऑलरेडी गिवन, बट दिस वाज द मोस्ट एक्सेप्टेड। मतलब कि ये क्या थी, बिल्कुल लॉजिकल, सेटिस्फाई कर देने वाली और इंडिपेंडेंट टाइप की इन्होंने थ्योरी दी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या है कि इन्होंने क्या बताया, व्हाट ही टोल्ड। सो दे वर द फर्स्ट टू प्रोवाइड सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंस। मतलब इन्होंने पहली बार कोई ऐसा इंसान था जो कि एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वैलेंस के बारे में, विच वॉज बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, जो कि किस पे आपकी बेस्ड थी, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस पे। सो लेविस पिक्चर्ड द एटम इन टर्म्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल। लेविस ने क्या किया, एक एटम को कैसे दिखाया कि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल के फॉर्म में, मतलब न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन्स, एंड आउटर सेल में क्या होते हैं आपके, जिसमें हमारे एकोमोडेट कर सकते हैं एक मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। फर्दर इन्होंने अज्यूम किया कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्यूपाई करते हैं हमारे, जैसे कि क्यूब होता है ना, क्यूब के कॉर्नर्स के फॉर्म में, एंड हमारे जो कि किससे विच सराउंड दी कर्नल, मतलब जैसे कि ये क्यूब है, लुक, यहाँ पे कह सकते हैं ये कर्नल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। व्हाट हैपन, मैंने तो कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे कह सकते हैं आपके जो सिंगल आउटर सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके सोडियम के, वो वुड ऑक्यूपाई 1 कॉर्नर ऑफ द क्यूब, वाइल इन केस ऑफ द नोबल गैसेस ऑल 8 कॉर्नर्स वुड बी ऑक्यूपाइड। जैसे कि अगर मैं सोडियम का एग्जांपल दूँ, तो सोडियम में क्या होगा आपका बेटा, तो सोडियम का जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा एज अ कर्नल, और उसके पास आउटर सेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दैट विल प्रेजेंट इन ओनली 1 क्यूब ऑफ द कॉर्नर। लेकिन अगर मैं इसी बात करूँ नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस में आपके क्या होंगे, तो क्यूब के जितने भी कॉर्नर्स होंगे वो फुलफिल्ड होंगे, एंड यहाँ से हमारे ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलरली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके अरेंजमेंट को। फिर हमारे यहीं से क्या हुआ, लेविस सर जो थे उन्होंने पोस्टुलेट किया कि जो एटम्स होती है वो एक स्टेबल ऑक्टेट को अचीव कर लेती है, जब क्या होती है वो लिंक्ड होती है किससे, एक केमिकल बॉन्ड से। अगर मैं सोडियम के केस में बात करूँ और क्लोरीन के केस में, तो ये हमारा कैसे हो सकता है, तो जब हमारा ट्रांसफर होगा एक इलेक्ट्रॉन का, कहाँ से, सोडियम टू क्लोरीन, जिसमें हमारे Na+ एंड Cl-, तो इस केस में हमारे और भी जैसे अदर मॉलिक्यूल जैसे कि Cl2, H2, F2, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनती है यहाँ पे क्या होती है, तो शेयर होने की वजह से यहाँ पे मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या करते हैं, शेयर करते हैं बिटवीन दी एटम्स, और इस प्रोसेस में आपके जितने भी एटम होते हैं आपके एक स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बना लेते हैं। अब लेविस सिंबल्स की बात करो, तो इस फॉर्मेशन में आपके मॉलिक्यूल में सिर्फ हमारा आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो पार्ट लेता है एक केमिकल कॉम्बिनेशन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इनर सेल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, और जनरली ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन प्रोसेस में, जिसे हम लोग G.N. लेविस कहते हैं, और ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट केमिस्ट है जिन्होंने सिंपल नोटेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कि कैसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करें, तो इन्होंने क्या किया, इस नोटेशंस को बोल दिया लेविस
सिंबल या फिर इसे हम लोग बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो यहाँ से हमारी क्या हुई, क्योंकि लेविस सर ने हमारे बताया कि जो भी हमारा एटम्स होता है उन्होंने पॉस्टुलेट दिया, तो उनको ही क्रेडिट देते हुए लेविस सिंबल आया, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बताती है। जैसे कि लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 1, बेरिलियम में 2 होती है, बोरॉन में 2 होती है, 3 होती है, कार्बन में 4 होती है, नाइट्रोजन में कितनी हो जाती है 5 होती है, ऑक्सीजन में 6 होती है, फ्लोरीन में 7 होती है, नियन में कितनी हो जाती है 8 हो जाती है। मतलब उनका कंप्लीट ऑक्टेट होता है, इसलिए नियन क्या है हमारा नोबल गैस है। तो अब ये सब देखो इतना बेसिक्स याद होगा जिसने भी पढ़ा होगा अच्छे से, अगर नहीं पढ़ा है बेटा तो देख लो, समझ अगर आ जाएगा तो हाँ इट विल बी गुड फॉर यू। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या था आपके लेविस सिंबल का, तो ये जो नंबर ऑफ डॉट्स थे जो ना सिंबल के अराउंड वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और ये जो नंबर्स थे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही हेल्प कर पा रहे थे कि कैलकुलेट करना आपके कॉमनली या फिर ग्रुप वैलेंस किसी भी एलिमेंट का हम क्या कर सकते हैं इससे कैलकुलेट कर सकते थे। और जो आपके ग्रुप वैलेंस आपके एलिमेंट के वो जनरली या तो इक्वल होते थे नंबर ऑफ डॉट्स इन लेविस स्ट्रक्चर सिंबल, या फिर उसे हम माइनस कर देते थे 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाता था। अब देखो कोसल ने इसी रिलेशन में क्या किया आपके केमिकल बॉन्डिंग के ही साथ एक और फैक्ट वो जनरेट किया। तो इसमें हमारी जो पीरियोडिक टेबल, जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या थे हेलोजेंस थे, एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या थे आपके एल्कली मेटल्स थे, और वो किससे सेपरेटेड थे बाय दी नोबल गैसेस, दे आर सेपरेटेड बाय डैट ना। और यहाँ फिर उसके अलावा और क्या है, तो जो हमारा फॉर्मेशन हुआ नेगेटिव आयन का किससे हेलोजन एटम से, एंड पॉजिटिव आयन का किससे एल्कली एटम मेटल एटम से, तो ये भी हमारा एसोसिएटेड किससे था, तो गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे भी हमारी क्या हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की या तो गेन हो रही है या फिर लॉस हो रही है। फिर आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस जो थे ये कैसे बन रहे थे, तो एक स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ही अटेन करने के लिए वो क्या कर रहे थे बना रहे थे इस स्ट्रक्चर को। और नोबल गैसेस में क्या होता है एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ दे तो जो कि वो क्या होता है डुप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट बाद में कि आपके सब में क्या होती है स्टेबल आउटर सेल कन्फिग्रेशन होती है, जिसमें हम कह सकते हैं 8 ऑक्टेट आपके उसके कंप्लीट होते हैं, डैट मीन्स NS2 NP6। और जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस होते हैं वो क्या होते हैं स्टेबलाइज्ड होता है किसके द्वारा, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, स्टैटिक मतलब देखो एक स्टैटिक और डायनामिक फोर्स आपने पढ़ा होगा। स्टैटिक मतलब जब वहाँ पे रुका है, और अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट करते रहता है, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस एक दूसरे से स्टेबलाइज होते हैं बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे फोर्सेस काम कर रहे हैं तभी जाकर के वो क्या होती है आपकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, या फिर एक एटम खुद को क्या कर पाता है स्टेबल कर पाता है। अदरवाइज जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो खुद ही क्या होता है ब्रेक डाउन होते रहते हैं, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स क्या हो सकती है कम होगी इसलिए। अब इसके एग्जाम्पल में क्या है, तो फॉर्मेशन आपका NaCl कहाँ से बनना, तो सोडियम एंड क्लोरीन से। तो देखिए तो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा। अब देखो बेटा यही सब कन्फिगरेशन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसको भी मतलब बेसिक से पढ़ रहे हो, जिसको नहीं समझ में आती है बेटा जस्ट गो थ्रू योर NCERT। मैं सच बता रही हूँ आप अच्छा कर लोगे, मतलब बहुत सारे बुक्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे बुक्स बेकार होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर द राइटर बहुत अच्छा लिखते हैं, बट जो आपका बेस बुक है ना उसको कभी मत छोड़ो। इवन MBBS में भी यही काम आती है, मतलब अगर आप एक डॉक्टर बनने जाते हो तो आप ये नहीं ढूंढोगे अलग अलग राइटर्स के बुक, आप देखना एट द एंड आप वही बेटर ढूंढोगे जो आपने फर्स्ट ईयर में किताबें पढ़ी थी। BD चौरसिया की अगर पढ़ी है एनाटमी तो आपको एनाटमी ही चाहिए 4 साल बाद भी 10 साल बाद भी। अगर आपने जॉन एबनेज़र की अगर आपने ऑर्थो पढ़ी है तो बेटा आपको ऑर्थो ही चाहिए होगी, उन्हीं की चाहिए। यू डोंट वांट कि आपको अलग अलग राइटर्स की चाहिए, आप एक ही राइटर्स की किताब को पढ़ो ना पहले, और उसमें बहुत सारी चीज़ क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ डिजीजेज, देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो आपको उसको ध्यान रखना पड़ता है। वो करने के बाद तब आप एक्स्ट्रा पे जाते हो, ठीक है। तो वैसे ही आपका सेम, बिकॉज 11th-12th इज़ द प्रिपरेशन फेज, आपको ये प्रिपेयर करती है कि आप मेडिकल के लायक हो या नहीं हो, और अगर शायद आप इसके लायक नहीं हो तो हो सकता है आपके लिए लाइफ में इससे भी अच्छी चीज़ें होती है। मैं इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं करती हूँ, बहुत लोगों के लिए मैं सच बता रही हूँ कि इट्स नॉट द एंड, मतलब 11th-12th ही अंत नहीं होता है, जैसे 10th अंत नहीं होता था वैसे 11th-12th भी अंत नहीं होता है। देयर आर लॉट ऑफ वेरी गुड ऑफ थिंग्स, बट हाँ आपको वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए, आपको उस चीज़ पे वर्क करनी चाहिए, दैट्स इट। अब देखो सोडियम है, तो सोडियम क्या करती है आपके इलेक्ट्रॉनिक आउटर सेल में इसके पास कितने होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो डैट विल डोनेट देयर 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके स्टेबल
नोबल गैस ऑफ कन्फिग्रेशन इसके पास आ जाएंगी। वैसे ही आपकी क्लोरीन की भी मैं बात करूँ तो क्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगी, एंड जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ले लेता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, या फिर कह सकते हैं इसका जो कन्फिग्रेशन होती है इक्विवेलेंट टू आर्गन, तो इसलिए हमारा फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। वैसे ही CaF2 भी बनती है, मतलब मोस्ट ऑफ द हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर ये आयनिक, हाँ ये क्या है, ये आयनिक बॉन्ड होंगी, है ना, क्योंकि ये आयंस को शेयर कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, तो दे आर आयंस। तो यहाँ से आपकी क्या होगी, क्यों बन रही है, क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स का जनरेशन हो रहा है, चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तभी तो हो रही है ना। वैसे ही CaF2 भी बनेगी, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले रहा है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी में आएगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आएगा, आप ये सिंपल सा चीज़ बता दो मुझे, कमेंट कर लेना। अब देखिए, जो भी आपके बॉन्ड बनते हैं वो क्या है, रिजल्ट है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो भी हमारे किसके बीच में हो रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रोवैलेंस होती है ये क्या है, हमारी इक्वल है नंबर ऑफ यूनिट चार्जेस जिसकी एक किसी भी आयन पे प्रेजेंट होती है, वो उसके इक्वल होती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, कैल्शियम जो है हमारी क्या है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंस है 2 की, और वाइल जो क्लोरीन है एक नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंस है जिसके पास 1 चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमारे कोसेल्स पोस्टुलेट करते हैं और बेसिस ऑफ हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट को देते हैं रिगार्डिंग आयन फॉर्मेशन कैसे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड फॉर्मेशन एक आयनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स के बेस पे। और इनके व्यूज़ जो थे ये इन्होंने प्रूव भी किया है कि ये बहुत अच्छे हैं किसी चीज़ को समझने में, सिस्टमाइजेशन थी, मतलब सिस्टमेटिक वे में थी, आपके आयनिक कंपाउंड्स बन रहे थे इस तरीके से, मतलब जो भी चीज़ें इन्होंने दिया एग्जैक्ट वो चीज़ें हो रही है, सो वी कैन मेक डैट। तो यहाँ ये गलत नहीं हुआ, हाँ, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा मतलब फैक्ट्स को नहीं बता पाए, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फिट नहीं कर पाए अपने कॉन्सेप्ट में, तो बस ये इनका ड्रॉबैक था, डैट ही wasn't able to fix all the compounds in a large number of groups, तो मतलब वो कॉन्सेप्ट को वो नहीं दे पाए फॉर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ। फिर अब यहाँ से एक और आपकी आती है ऑक्टेट रूल, जो कि कोसेल एंड लेविस ने 1916 में ही डेवलप किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके केमिकल कॉम्बिनेशन की, किसके बीच में, तो हमारे एटम्स के बीच में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इसके अकॉर्डिंग जो है एटम्स जो होते हैं क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, या तो ट्रांसफर कर लेते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब एक एटम से दूसरे एटम, मतलब गेन या लूज, या फिर क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि उनका ऑक्टेट जो है वो क्या कर ले, पूरा कर ले। तो दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल, और इसे क्या बोला गया, ऑक्टेट रूल बोला गया। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड में, तो इसमें जो हमारे साइंटिस्ट थे लैंगम्योर 1919 में, इन्होंने डिफाइन किया लेविस पोस्टुलेशंस, कैसे, तो ये आइडिया को छोड़ दिया कि हमारे स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट जो होते हैं ऑक्टेट के नहीं होते, और उसको इंट्रोड्यूस किया कैसे, टर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ से क्या होती है, तो इन्होंने बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। लेविस लैंगम्योर थ्योरी जो है हमारी कैसे समझ सकते हैं, तो कंसीडर करते हैं एक फॉर्मेशन किसकी हो रही है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, मतलब Cl2 बन रहा है, तो Cl एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, नियन 3s2 3p5। अब देखो बेटा ये नियन क्यों लिखा गया है, नियन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, 1s2 2s2 2p6, इसलिए जिसमें से हमारी क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रही है किसके स्ट्रक्चर कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए, टू अटेन द आर्गन कन्फिग्रेशन। तो फॉर्मेशन जो होता है हमारे Cl2 मॉलिक्यूल का कैसे हम समझ सकते हैं, तो इन टर्म्स जैसे ही वो पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, किसके बीच में, 2 क्लोरीन एटम्स के बीच में, और हर क्लोरीन एटम के बाद क्या होता है, तो कंट्रीब्यूट करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन जो कि टू द शेयर्ड पेयर। अब देखो क्लोरीन है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बन जाती है, आपके 2 Cl एटम्स के बीच में, तो इस तरीके से बनती है। तो यहाँ पे क्या आयंस का फॉर्मेशन हुआ, क्या Cl ने कोई एटम को मतलब इलेक्ट्रॉन को पूरा गेन कर लिया, या फिर उसने गेन किया, नहीं, दे शेयर्ड देयर इलेक्ट्रॉन, उन्होंने क्या किया, शेयरिंग की, कि चलो ठीक है तुम भी इसको अपना बना लो, मैं भी इसको अपना बना लेता हूँ, तो दे शेयर द क्लोरीन एटम, और फाइनली क्या मिल गई हमारी क्लोरीन एटम को, आउटर सेल ऑक्टेट और नियरेस्ट टू नोबल गैस। तो जो डॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स को, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स।
और जो लेविट्स डॉट स्ट्रक्चर है वो हम नहीं लिख सकते किसके लिए, फॉर अदर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कंबाइनिंग एटम्स, या तो आइडेंटिकल हो और डिफरेंट। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन जैसे कि जो हर बॉन्ड इसमें बनती है वो क्या है, रिजल्ट है हमारे शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन पेयर का बिटवीन दी एटम्स। इसके अलावा जितने भी आपके कंबाइनिंग एटम होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू दी शेयर्ड पेयर। कंबाइनिंग एटम्स जो होते हैं वो आपके अटेन करते हैं आउटर सेल नोबल गैस कन्फिगरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। साथ ही साथ जैसे कि वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें फॉर्मेशन होता है कोवैलेंट बॉन्ड का कुछ इस तरीके से। देखो तो वाटर का ये आपका स्ट्रक्चर है, तो देखो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपने डुप्लेट को बना ले रहा है, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले रहा है। सॉरी। और आपके CCl4 में क्या होता है, तो देखो कार्बन भी क्या कर रहा है आपके, हाँ कार्बन भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले रहा है, एंड क्लोरीन भी इस तरीके से। तो इसको तो अभी बस हम ऐसे रिप्रेजेंट करें। अब पर्टिकुलर अभी हम ये नहीं पता है कि ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी। अच्छा ये 3D व्यू में होंगे, 2D होंगे या 1D होंगे? ऑफकोर्स इट विल बी 3D, है ना। तो यहाँ से जब भी हमारे दो एटम्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के, तो उन्हें क्या बोला जाता है, दे आर सेड टू बी जॉइंड बाय अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जब भी वो क्या करेंगे, अगर एक एटम्स को शेयर करेंगे, मतलब दो एटम्स को अगर शेयर करेंगे तो उसे हम किससे दिखाते हैं, तो एक कोवैलेंट बॉन्ड से दिखाते हैं। मान लो 2 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइवैलेंट। तो बहुत सारे कंपाउंड्स में आपके क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनते हैं एटम्स के बीच में। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जब आपके मल्टीपल बॉन्ड्स का, तो वो शेयर करते हैं मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके दो एटम्स के बीच में। अगर इसमें से दो एटम्स जो होती है क्या करती है, शेयर करती है 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोवैलेंट बॉन्ड उनके बीच में बन जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डबल बॉन्ड। तो अगर आपसे बेटा पूछा जाए कि एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो डैट इज 2। डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। ट्रिपल बॉन्ड में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। ठीक है, तो यहीं पे आपका डबल बॉन्ड दिखाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में। सो लुक एट दिस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो बनेगा क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब वैसे ही आपके C2H4 मॉलिक्यूल। अब देखो जब कंबाइन करते हैं एटम्स, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर क्या हो रही है शेयर, जैसे कि इन केस ऑफ 2 नाइट्रोजन, तो N2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। वैसे इथाइन में भी होती है, तो यहाँ पे क्या बनती है आपकी ट्रिपल बॉन्ड बनती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो आपको ऐसे ही याद रखना है। देखो ऐसे ही बेटा पूछा भी जाएगा, क्लासेस में तो ऐसे ही आती है। जैसे देखो यहाँ पे कुछ लेविस रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई, तो ये वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे लेविस रिप्रेजेंटेशन एक सिंपल मॉलिक्यूल्स के। ओके, सो बाय, टेक केयर। क्वेश्चंस बेटा पीरियोडिसिटी के पूरे कंप्लीट कर लो, एंड उसके बाद इसके भी अब स्टार्ट कर लेना आप, मतलब 2-3 और क्लास लेक्चर्स हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो बाय, टेक केयर। हाँ, और PYQs जरूर लगाना शुरू करो।